नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है राजीव भार्गव के द्वारा। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने यह शिकायत की है, इंडियन फेडरलिज्म क्राइसिस का सामना कर रहा है। क्यों? क्योंकि विभिन्न राज्यों के सीएम्स की मेन शिकायत ये थी कि जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया आप राजी हो जाइए जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के लिए, अगर आपको रेवेन्यू का कोई लॉस होता है तो 5 साल तक उसका कंपनसेशन हम देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी सारे स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के इस आश्वासन पर मान गए थे, तभी जीएसटी के लिए वो राजी हुए थे। अब देखो ऑलमोस्ट 3 साल हुए हैं जीएसटी को इंप्लीमेंट हुए। 2017 में जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन मार्च अप्रैल में जब कोविड-19 आया तो उसके बाद से हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होना स्टार्ट हो गई और स्टेट्स को, सेंटर को, दोनों को कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ। लेकिन स्टेट्स का यह कहना है, आपने जो वादा किया था 2017 से पहले का कि जो भी रेवेन्यू लॉस आपको होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, आप उस वादे को निभाइए। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है, अरे भैया कोविड-19 तो एक्ट ऑफ गॉड है ना, अगर जीएसटी नहीं आया होता तो भी तो आपको कम टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता ना। तो इसको लेकर विवाद है और विभिन्न स्टेट्स ने कहा यह तो गलत है, इंडियन फेडरलिज्म जो है वो क्राइसिस का सामना कर रहा है। बट देखो, इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं ये जो जीएसटी वाला इश्यू है ना, ये तो सिर्फ टिप इन आइसबर्ग है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन जो इशू है अभी फिलहाल हमारे देश में वो है नेशनलिज्म की समझ ना होना। फिर से बोलता हूं, राइटर कहते हैं मेन जो इशू है जिसकी वजह से इंडियन फेडरलिज्म क्राइसिस का सामना कर रहा है वो है नेशनलिज्म की समझ ना होना और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की अवहेलना करना, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इग्नोर करना। इससे पहले कि हम आर्टिकल की डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आप जल्दी से एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। नेशनलिज्म से आप क्या समझते हो? नेशनलिज्म वर्ड तो आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सुनते हो ना, कि श्याम जो है वो नेशनलिस्ट है, मोहन नेशनलिस्ट नहीं है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप ये वर्ड सुनते रहते हो। तो आप बता दीजिए नेशनलिज्म से आप क्या समझते हो? देखो, नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो जोड़ देती है कि नेशन या फिर नेशन स्टेट के प्रति लॉयल्टी, डिवोशन, एलिजियंस। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा। मतलब ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो जोड़ देती है कि आपकी वफादारी होनी चाहिए, आपकी भक्ति होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए नेशन या फिर नेशन स्टेट के प्रति। और बाकी जो इंटरेस्ट हैं आपके, चाहे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हों या फिर ग्रुप इंटरेस्ट हों, उन सब पर भारी पड़नी चाहिए नेशन के प्रति भक्ति, निष्ठा या फिर वफादारी। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए सरकार आपको बोलती है कि चाइनीज मोबाइल का उपयोग आप छोड़ दीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये देश के हित में है। वैसे कोई कानून सरकार ने नहीं बनाया है, सिर्फ आह्वान किया गया है देश की जनता से कि आप चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। अब आपकी मर्जी है, आप चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ोगे या फिर नहीं छोड़ोगे। कोई पर्सन है श्याम, वैसे तो देखो श्याम ने अभी अभी OnePlus का मोबाइल खरीदा है 50,000 का, लेकिन चूंकि सरकार ने यह बोल दिया है कि चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हो तो ये देश हित में है, तो श्याम ने सरकार की बात मानते हुए और नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हुए वो मोबाइल छोड़ दिया। सब्जी वाले बहुत हैं पीछे, तो वो मोबाइल यूज करना छोड़ दिया। हालांकि श्याम को नुकसान हुआ है, लेकिन श्याम ने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया, श्याम ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा। तो ये एक एग्जाम्पल है नेशनलिज्म का, मतलब श्याम जो है वो नेशनलिस्ट है। इवन आप इससे भी सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 20वीं सेंचुरी के आगमन पर किस प्रकार से इंडिया में नेशनलिज्म का इमर्जेंस होता है। आपको याद होगा ब्रिटिशर्स उस समय रूल कर रहे थे,
लेकिन 20वीं शताब्दी जैसे आती है, बंगाल के विभाजन से पहले, इवन उससे भी पहले, धीरे धीरे हमारे देश में नेशनलिज्म इमर्ज होके आता है। मतलब लोग इंडिया के प्रति भक्ति भाव रखना स्टार्ट कर देते हैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर। तभी तो आज़ादी के लिए जो लड़ाई है वो जोर पकड़ती है ना। देखो, नेशनलिज्म जो है वो नेशन के लोगों के बीच एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे देखो, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब नेशनलिज्म इमर्ज होके आया तो एक फीलिंग आई ना हमारे देश के लोगों में कि हम सब एक हैं। मतलब नेशनलिज्म इमर्ज होके आया, इसका मतलब नेशन के लोगों के बीच एक यूनिटी इमर्ज होके आई कि हम सब एक हैं। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर कब्जा करके रखा है, हमें मिलके ब्रिटिशर्स से आज़ादी पानी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मतलब कहने का मतलब ये है, पॉइंट ये है कि नेशनलिज्म एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोवाइड करता है नेशन के लोगों के बीच। और नेशनलिज्म जिस आइडेंटिटी के आधार पर यूनिटी प्रोवाइड करता है नेशन के लोगों के बीच, उसके हिसाब से नेशनलिज्म को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली देखो, राइटर नेशनलिज्म के 3 टाइप्स यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहला है एथनो रिलीजियस नेशनलिज्म। इसका क्या मतलब है? जैसे देखो, आज़ादी से पहले कुछ लोग ये बोला करते थे कि हिंदुओं के लिए अलग से देश होना चाहिए इंडिया, और कुछ लोग ये बोला करते थे मुस्लिम्स के लिए अलग से देश होना चाहिए पाकिस्तान। तो इस केस में धर्म जो है वो आइडेंटिटी है जिसके बेस पे नेशनलिज्म जो है नेशन के लोगों के बीच एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोवाइड करता है। समझ गए? तो ये है एथनो रिलीजियस नेशनलिज्म। आज़ादी से पहले ये काफ़ी ज़्यादा हावी था। हिंदू महासभा या फिर इससे संबंधित दूसरे जो ग्रुप्स थे वो मांग क्या करते थे कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होना चाहिए। उसी प्रकार से मुस्लिम लीग और कई सारे दूसरे ग्रुप्स ये मांग क्या करते थे, पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए। अंत में बंटवारा हो भी गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इंडिया हिंदुओं के लिए नहीं है सिर्फ। ये बात उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग से बोली थी। बेशक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना, लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर वर्ड शुरुआत में इंक्लूड नहीं किया गया था संविधान में, लेकिन 1976 में जब 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई तो सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया प्रियम्बल में। इसके बाद बात आती है सिविक नेशनलिज्म की। ये कंसेप्ट भी आज़ादी से पहले ही इमर्ज होकर आया था। इस कंसेप्ट को प्रोपगेट किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी का कहना था, देखो, इस देश के लोगों के बीच जो चीज़ यूनिटी लेके आएगी वो चीज़ होगी कॉमन कल्चर। मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो कॉमन कल्चर को फॉलो करेंगे और वही कॉमन कल्चर यूनिटी को इंपार्ट करेगा इंडिया के लोगों के बीच। तो इसका नाम है सिविक नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या करता है? एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेंस ऑफ यूनिटी का आधार होना चाहिए। सिविक नेशनलिज्म बोलता है सेंस ऑफ यूनिटी का जो आधार होगा वो होगा कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? फ्रीडम, टॉलरेंस, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स। मतलब इंडिया के जो लोग हैं इन सब वैल्यूज को चाहेंगे और यही चीज यूनिटी इंपार्ट करेगी देश के लोगों के बीच। समझ गए? तो ये है सिविक नेशनलिज्म। अब वैसे देखो, राइटर बोलते हैं देखने में तो ये जो मॉडल है सिविक नेशनलिज्म अच्छा लगता है, बट जैसे एथनो रिलीजियस नेशनलिज्म बाकी आइडेंटिटीज को इग्नोर कर देता है। एथनो रिलीजियस नेशनलिज्म वाले लोग क्या कहते हैं? सेम धर्म के हैं, इस आधार पर हम अलग से देश का निर्माण करते हैं। बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं, धर्म की आइडेंटिटी सबसे ऊपर। जैसे आपकी लैंग्वेज तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म अगर हिंदू है तो आपका देश है। मतलब हिंदू धर्म के नाम पर यूनिटी होनी चाहिए, या फिर पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म के नाम पर यूनिटी होनी चाहिए। ये कुछ ग्रुप्स के द्वारा बोला जाता था, हमने ये मॉडल नहीं अपनाया। तो उसी प्रकार से सिविक नेशनलिज्म में क्या है कि आप किसी भी धर्म के हों, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वैल्यूज आपकी सेम हैं तो मतलब
उसके आधार पर देश का निर्माण होना चाहिए, इसके आधार पर यूनिटी होनी चाहिए। समझ गए? तो एक प्रकार से सिविक नेशनलिज्म भी बाकी आइडेंटिटीज को इग्नोर कर देता है, जैसे लैंग्वेज संबंधित आइडेंटिटी या फिर कुछ दूसरी आइडेंटिटीज। इसके बाद राइटर तीसरे नेशनलिज्म की बात करते हैं, जो कि है कोलसेंट नेशनलिज्म। कोलसेंट का मतलब होता है कमिंग टुगेदर। इस नेशनलिज्म के मॉडल में क्या है, देखो हमारे देश में अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कल्चर हैं, जैसे तमिल कल्चर है, तेलुगु कल्चर है, मलयालम कल्चर है, ओडिया कल्चर है, अलग अलग हमारे देश में कल्चर्स हैं। और इन कल्चर्स ने अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कम्युनिटीज को नरिश किया है, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज का जो रहन सहन है वो अलग अलग है। अगर इस आधार पर अलग अलग राज्य बनते हैं, मतलब अलग अलग रीजनल कल्चर्स के नाम पर अलग अलग राज्य बनते हैं, लेकिन उन राज्यों को पता है कि हमारे रीजनल कल्चर के अलावा वो पार्ट है एक बड़े स्टेट के, जिसका एक कॉमन कल्चर है। समझ गए? थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। जैसे तमिलियंस के लिए अलग सा स्टेट है फिलहाल तमिलनाडु, कन्नड़ लोगों के लिए अलग से स्टेट है कर्नाटक। वैसे कल्चर जो है अलग अलग है, तमिल कल्चर अलग है, कन्नड़ कल्चर अलग है, लेकिन इनको पता है कि तमिल कल्चर के अलावा, कन्नड़ कल्चर के अलावा वो एक अलग से स्टेट का पार्ट है जिसका नाम है इंडिया, और जिसका एक कॉमन कल्चर है। समझ गए? तो ये जो मॉडल है वो है कोलसेंट नेशनलिज्म, कि आप रीजनल कल्चर्स के आधार पर स्टेट बनाते हो और उन स्टेट्स को पता है कि वो एक बड़े स्टेट का पार्ट है, और उस बड़े स्टेट में जो लोग हैं उनके द्वारा एक कॉमन कल्चर को फॉलो किया जाता है। अब देखो जाहिर तौर पर ऐसा होगा तो कन्फ्लिक्ट आएगा रीजनल कल्चर के बीच और उस बड़े स्टेट के बीच, जिसमें लोग जो हैं कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट, तमिलनाडु की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच काफ़ी बार विवाद देखने को मिलता है। तो ओकेजनल कन्फ्लिक्ट तो आएगा, बट एक मैकेनिज्म होना चाहिए इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट अगर आते हैं तो उसको अवॉइड करने के। ये है कोलसेंट नेशनलिज्म। अब राइटर थोड़ी सी कहानी बताते हैं। जब देखो देश आज़ाद हुआ तो एथनो रिलीजियस मॉडल को तो हमने अपनाया नहीं, शुरुआत में ही इग्नोर कर दिया गया। लेकिन शुरुआती सालों में हमने सिविक नेशनलिज्म मॉडल को अपनाया, हमने कोलसेंट नेशनलिज्म के मॉडल को नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि आज़ादी मुश्किल से मिली थी और देश को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती थी। तो हमारे जो लीडर्स थे उनको ये लगता था अगर देखो लैंग्वेज के नाम पर अलग अलग स्टेट बने तो कल को वो अलग से देश की भी मांग करने लगेंगे, इससे तो इंडिया काफ़ी सारे टुकड़ों में बंट जाएगा। तो नेहरू को खास करके ये लगता था अभी लैंग्वेज एक आधार नहीं होना चाहिए, इससे तो अलग अलग देश के हिस्सों में बहुत सारे स्टेट्स की मांगे उठने लगेंगी। तो काफ़ी सारे कमीशंस उस समय आए थे, जैसे जेवीपी कमेटी बनी थी, फैज अली कमीशन आया था। तो सब ने यही कहा कि लैंग्वेज के आधार पर अभी स्टेट का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी याद होगा 1953 में श्रीमालू जो गांधीयन थे उन्होंने भूख हड़ताल की कि अलग से तेलुगु स्टेट का निर्माण किया जाए, और भूख हड़ताल पे रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी। तो अलग से तेलुगु स्टेट की जो मांग थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। तो फिर नेहरू ने ये मांग मान ली थी कि आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया जिसने काफ़ी सारी बातें बोली कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ों को भी देखना जरूरी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी, इकोनॉमिक वाइबिलिटी, ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है शुरुआत में तो हमारे देश ने सिविक नेशनलिज्म को अपनाया था, लेकिन धीरे धीरे हम कोलसेंट नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़े और रीजनल कल्चर्स के आधार पर स्टेट्स का निर्माण होता गया। जैसे देखो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो गए थे, 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हो गए थे, फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये देश बने। तो ये धीरे धीरे हम कोलसेंट नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़े, रीजनल पार्टीज स्ट्रोंग होती गई, रीजनल जो लीडर्स थे उनकी अहमियत बढ़ती गई। देखो जब जब हमारे देश में रीजनल लीडर्स को तवज्जो दी गई है, रीजनल कल्चर्स को तवज्जो दी गई है, तब तब हमारा देश बल्कि और ज़्यादा एकजुट हुआ है।
कोलसेंट वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है कमिंग टुगेदर। जैसे यूएसए एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, हमारा देश तो वैसे सही मायनों में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन यूएसए एक अच्छा एग्जांपल है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का। जैसे देखो यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 जो स्टेट्स थे वो एक साथ आए, उन्होंने यूएसए का निर्माण किया। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म ये होता है कि एक देश जो अलग अलग टुकड़ों को पावर दे देता है ताकि देश को सही ढंग से गवर्न किया जा सके। जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो थोड़ी ना हमारे देश में 29 राज्य थे या फिर 28 राज्य थे, क्योंकि अब तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा। तो देखो उस समय सिर्फ इंडिया का निर्माण हुआ था, लेकिन आगे जैसे जैसे आगे हम गए अलग अलग राज्यों का निर्माण होता गया। तो इंडिया एक एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का। लेकिन राइटर अपनी तरफ से ये बोलते हैं कोलसेंट जो नेशनलिज्म है उसको तवज्जो देनी चाहिए सरकार को, रीजनल कल्चर्स को तवज्जो देनी चाहिए, रीजनल लीडर्स को तवज्जो देनी चाहिए। इससे हमारा जो देश है बल्कि और ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। इसके साथ साथ देखो राइटर लास्ट में ये भी बोलते हैं पास्ट में ये देखा गया है अगर इंडिया में कुछ रीजन्स को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को छोड़ दिया जाता है तो फिर उस रीजन में पावरफुल इवन वायलेंट फोर्स इमर्ज होकर आती हैं, जिससे ना सिर्फ उस देश में बल्कि ना सिर्फ उस रीजन में बल्कि पूरे देश में इंस्टेबिलिटी इमर्ज होकर आती है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।